अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि 3 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की अगेन कोई प्रायोरिटी भी नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, या कोई मामला को आसान किया जाए कि लोग जो है यहाँ पे लाके इन्वेस्ट कर सकें। इस वक्त तो सिर्फ जो टोटल जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी तरह आईएमएफ की कंडीशन पूरी की जाए, उसके जितना टैक्स आप थोप सकते हैं अवाम के ऊपर थोपें, और जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनकी जेब से मजीद पैसे निकलवा सके। इसके अलावा कोई माइंडसेट नहीं है। ये वो सब चीजें हैं जो अभी हमने एक और आईएमएफ प्रोग्राम में एग्री की हैं। जब तक हम एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारे आईएमएफ के इस विशियस साइकिल से निकलने का कोई चांस नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत अरसे के बाद नौमान अब्दुल मजीद साहब हमारे हाथ आए हैं। दुनिया भर में कराची से लेके ओमान, ओमान से सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब मामलात घूमते फिरते हैं। एडवाइज़र हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। ख़ास तौर पे मालियाती उमूर के हवाले से दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुमकिन होता है ये मशवरे भी देते हैं बतौर एडवाइज़र। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे आज पूछा जाए कि इस वक्त ख़ास तौर पे सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में सरमायाकारी की क्या सूरत हाल है। तो नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। तो बस हम सोच रहे थे कि आपसे पूछा जाए कि जिस इलाके पे आपने नजरें रखी हुई हैं, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, वहाँ पे आजकल सरमायाकारी की, बिजनेस की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बुनियादी शिफ्ट जो आया है पिछले 10-15 सालों के अंदर कि ये जो जीसीसी का रीजन है, इसकी हमेशा से ग्लोबल रेपुटेशन ये थी कि ये दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर की रेपुटेशन थी। लेकिन अब इन्होंने भी रियलाइज किया कि हमने सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि हमने एक ऐसा माहौल, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि दुनिया भर से लोग आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर सकें। तो उन लोगों ने बाकायदा इसकी प्लानिंग की है। अब आप देखें, दुबई में हो गई, यूएई में हो गई, बेतहाशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, और हर सेक्टर के अंदर आ रही है, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, इंडस्ट्री के अंदर। सऊदी अरेबिया ने तो बहुत ही एग्रेसिव टारगेट अपने रखे हैं, और जो इनका विजन 2030 है, उसके तहत उनका जो टारगेट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो $100 अरब सालाना है। यानी 100 साल के $100 की जो है वो फॉर एफडीआई लाना चाह रहे हैं। ओमान भी काफी एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों ने सऊदीया इमारात से काफी सारे मुआहदे किए हैं। अगर आप एक एनुअल रिपोर्ट शाया होती है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये जो एक बड़ी मशहूर कंसल्टिंग फर्म है, एटी कर्नी, कर्नी कहा जाता है जिससे, अब वो इशू करती है। तो कर्नी की जो आखिरी रिपोर्ट आई है, उसमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो सऊदी, यूएई और कतर हैं, और ओमान भी अब इसमें शामिल हो गया। तो यानी जीसीसी के 4 ममालिक जो हैं वो दुनिया के टॉप 25 डेस्टिनेशन फॉर रिसीविंग रिसीविंग एफडीआई में शामिल हो गए। तो इससे अंदाजा होता है कि हमारा जो एक तासुर रहा है कि हम जो है वहां से पैसे ले लेंगे और सिर्फ पैसे लेके अपने मुल्क में लगा लेंगे, और वहाँ बहुत फारिग पैसे पड़े हुए हैं। तो ये तासुर मेरे ख्याल है कि जो है ना अभी ज़ाइल हो जाना चाहिए। तो ये ममालिक भी बहुत तेजी से अपने ममालिक को हुकूमत तरक्की देना चाह रही हैं। और सबको पता है कि विदाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो देखिए, जब फॉरेन इन्वेस्टर आता है किसी मुल्क में, तो वो साथ अपने नॉलेज कैपिटल भी लेके आता है, सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल लेके नहीं आता। दो चीज़ होती है ना, एक फाइनेंशियल कैपिटल होता है, एक नॉलेज कैपिटल होता है। एफडीआई आती है तो वो नॉलेज कैपिटल भी लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी को भी लेके आते हैं। तो ये भी चाह रहे हैं कि ऐसे इन्वेस्टर को लेके आए जो वाकई सिर्फ पैसा लेके ना आए, बल्कि मुल्क में कोई वैल्यू ऐड कर सके। तो ये हमारे लिए तो लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये ममालिक जो है अपने मुल्क में पैसे लगा रहे हैं और बाहर ममालिक में अपनी प्रेफरेंस को कम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है उनके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होगा इन ममालिक की हुकूमतों को कन्विंस करना कि वो आए और पाकिस्तान में पैसे लगाएं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, SIFC। और हमें शुरू में बताया गया था कि 100 अरब डॉलर सरमाकारी होगी, बाहर से आएगी, फिर 50 अरब पे आ गए, फिर 5 अरब पे आ गए। वो 5 अरब का भी कोई अता पता नहीं है। और बहुत सारा जो SIFC ने उम्मीदें लगाई या अपने मंसूबे जो थे वो नक्की किए, वो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ, कि शायद वहां से सरमाकारी आएगी। तो ये क्यों, हम कोई हवाई किले बना रहे थे जिसकी वजह से मकामी तौर पे भी लोगों को हमने उम्मीदें पैदा की, जबकि ये उम्मीदें मिसप्लेस थी। देखिए, होता ये है कि ये जो एफडीआई का प्रोसेस है, ये अमूमी तौर पर 1, 1.5 साल, 2 साल का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको अंदाजा होता है कि हम जो है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो आखिरी फिगर्स आई हैं एफडीआई की, वो सिर्फ साल की मुश्किल से $1 अरब की एफडीआई थे, विच इज नथिंग बेसिकली, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इंडिया के आप देखें तकरीबन 80, 70, 80 अरब डॉलर की इनके लिए एफडीआई है। और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी 10, 20, 50 की दिहाई पाकिस्तान की तो ना होने के बराबर है। उम्मीद तौर पर ये होता है कि जब एफडीआई का मोमेंटम बिल्कुल जीरो हो, तो फिर उसको क्रिएट मोमेंटम को क्रिएट करने में टाइम लगता है।
अब देखिए, होता ही है कि पहले तो आप जब जाते हैं इन्वेस्टर्स को एंगेज करते हैं, उनको लेके आते हैं अपने मुल्क में, और फिर वो उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करना शुरू करते हैं, तो उसके दो फेजेस होते हैं। पहले के उसकी इन्वेस्टर एंगेजमेंट है, और फिर उसकी डील क्लोजर और ड्यू डिलिजेंस और क्लोजर है। तो जो पहला वाला पार्ट था कि हमने इन्वेस्टर्स को एंगेज तो कर लिया, हमने अपने स्ट्रेटेजिक कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके सऊदी गवर्नमेंट को जो है बेसिकली एंगेज कर लिया हमने उनसे। कई सारे वफूद भी आ गए, उनके वज़रा भी आए, उनके बिजनेसमैन भी आए। लेकिन पार्ट टू जो होता है कि उन वफूद जो आमदो है, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी के मुहावरा है कि मूवमेंट इज नॉट प्रोग्रेस। तो मूवमेंट इज, तो हमने मूवमेंट तो बहुत कर दी, लेकिन मूवमेंट को हमने प्रोग्रेस में कन्वर्ट नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि हमारा होमवर्क, वी हैव नॉट बीन एबल टू डेमोस्ट्रेट टू देम कि यस वी हैव गॉट वाइबल इन्वेस्टमेंट्स वेयर यू कैन पुट मनी एंड मेक गुड रिटर्न। देखें, एक तो ये होता है किसी ग्रांट लेने का क्राइटेरिया ये होता है कि ठीक है, मैं आवाम की फलाह बहबूद से पैसा लगाना है, आप पैसे दे दें। अब वो बाद में लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उसका प्रेमाइस ये होता है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने ये डेमोस्ट्रेट करना होता है कि ये बाकी जो इन्वेस्टमेंट है ये फीजिबल है, ये वाइबल है। उसकी वाइबिलिटी हम किस तरह डेमोस्ट्रेट करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हम उसकी फिजिबिलिटी और वाइबिलिटी को डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा होमवर्क जो है वो इनफ नहीं था। अभी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कितनी डील्स जो है वो डी स्टेज के ऊपर है, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पाइपलाइन में नहीं है। ठीक है, हमने उनको कुछ चीज़ें दिखाई तो हैं, लेकिन वो हमने उनको उन्हीं स्टाइल में दिखाई है जो पहले ब्यूरोक्रेटिक वे में हम हमेशा से काम करते रहे हैं। हमने कोई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, देखें, जो सऊदीया के, यूएई के, ओमान के जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, वो दुनिया के 50-100 ममालिक में इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास दुनिया के बेहतरीन एडवाइजर्स हैं, बेहतरीन अकाउंटिंग फर्म्स और कंसल्टिंग फर्म के साथ काम करते हैं। अगर हम अपने जो है अपने वही ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू हम उनको प्रेजेंटेशंस करेंगे, उनको बताएंगे, तो कभी भी जो है उनके लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज उसके अंदर डेवलप नहीं होगी। तो अच्छा, मैं मैं ये इसी समझता पे हूँ कि आपको यहीं पे मैं आपको रोकना चाह रहा था। आपने चूंकि ब्यूरोक्रेट की बात कर दी, वो टेक्नोक्रेट्स की नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट की, और जिसकी वजह से आम शिकायत यही रही है कि चूंकि पाकिस्तान का निज़ाम बाबुओं के हाथ में है, आप एक सिविल सर्वेंट होता है उसको ला के बिठा देते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी, प्लानिंग कमीशन में भी, आमतौर पे। तो ये कोई आपके लिए कोई अचंभे की बात है कि अ, गैर मुल्की जो फाइनेंस इदारे हैं, खासतौर पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सरमायाकार भी, वो कहते रहे पाकिस्तान को कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में सहूलत की फिजा होनी चाहिए। लेकिन अब इवन चीन जो कि बड़ी एक कंट्रोल्ड मीशत है, मरकजी तौर पे उसकी मनसूबाबंदी होती है, उसके भी जब वजीर आए बैन अवी ताल्लुकात के लिए जून में, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में जरूरी है कि कारोबार के माहौल को साजगार बनाया जाए। तो क्या इस साजगार माहौल ना होने की बुनियादी वजह यह है कि हम प्रोफेशनल्स की बजाय ब्यूरोक्रेट्स को सारा काम हवाले किया हुआ है? मैं ये समझता हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है कि पॉलिटिकल विल नहीं है हमारे पास, पॉलिटिकल विल टू एंगेज द राइट पीपल। हमारे कोई भी इदारे हों, वो अक्सर कभी मैंने नहीं देखा कि वो सही प्रोफेशनल्स को एंगेज करें, उनको सही पैसे दें, उनके साथ जो है सही प्रोडक्ट एंड डिलीवर करें। हमारे यहाँ जान पहचान की बेस पे सारा काम चलता है, अपने फेवरेट लोगों को दिया जाता है, और फोकस ये होता है कि थोड़ा जो है सऊदीया का घूमना फिरना हो जाएगा, उम्र 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 वगैरह हो जाएगा सरकारी खर्चे के ऊपर, और ये कुछ लोगों से ताल्लुकात बन जाएंगे, तो शायद हमारी भी कोई नौकरी का बंदोबस्त वहां पे हो जाए। ये बुनियादी तौर पर हमारा थॉट प्रोसेस है। तो चूंकि पॉलिटिकल विल हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इससे ना हम सही लोगों को एंगेज करते हैं, ना सही लोगों को हायर करते हैं, और ये हमारे पार्टनर्स को भी लगा है। लेकिन बात ये ना कि वो तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, तो उसको इखलाकन जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है वो हमेशा वहाँ के प्रोफेशनल्स के हाथ में होता है। अगर आप सऊदीया के जो इन्वेस्टमेंट के इदारों को देखें, तो वहाँ सऊदीज को ऑल्दो के हायर किया है, बट दे आर ऑल एक्सट्रीमली वेल एजुकेटेड सऊदीज। अमेरिका के, यूके के, बहुत सी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए लोग हैं, इनका ग्लोबल एक्सपोजर है, वो दुनिया के ग्लोबल फर्म्स के साथ काम करते हैं। अब उनके पास हम जो एक सब स्टैंडर्ड सब क्वालिटी मटेरियल लेके जाते हैं, तो जाहिर है कि वो उनके लिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हो सकता है कि अगले साल 1.5 साल में शायद हम कुछ चीजें सीख लें और कुछ चीजों को मटेरियलाइज करने की पोजीशन में आ जाएं। लेकिन अभी तक जो है पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो है, अभी तक कोई ट्रांजेक्शन जो हैं, देखिए लिटमस टेस्ट क्या होता है, ट्रांजेक्शन मटेरियलाइज कितनी हो रही है, पैसे कितने आ रहे हैं, वो अभी तक हम ट्रांजेक्शन को मटेरियलाइज करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अब अगला 1-1.5 साल मैं समझता हूँ कि उसमें भी अगर ऐसी प्रोग्रेस रही, तो उसका मतलब है हमारा ये एफडीआई का जो मौजूदा प्रोजेक्ट ये भी फेल हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसको मजीद जो है, चूंकि अब आईएमएफ से मुआहिदा हो गया है, तो मैं समझता हूँ उसको अंदर 6 महीने कम से कम देने चाहिए। 6 से 8 महीने में सिचुएशन बिल्कुल वाजे हो जाएगी कि अब अगर आईएमएफ से हमारा 3 से 4 साल का मुआहिदा भी हो गया है,
हुकूमत भी जैसी तैसी बन गई है, जो भी हुकूमत है वो बन गई है, लेकिन अगर उसमें कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है तो फिर सिचुएशन दोबारा डीरेल हो सकती है। अदरवाइज हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि 6 से 8 महीने के अंदर हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि एफडीआई के मामले पर क्या कोई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन मैं बुनियादी सवाल तो ये उठता है कि जब तक पाकिस्तान का बुनियादी निज़ाम, उसमें बुनियादी तब्दीली नहीं आती, मौजूदा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, ये जो इनका तरीक़ाकार है हुकूमत का, कि आपने कहते हैं कि वन विंडो हम करना चाहते हैं सरमायाकार के लिए, लेकिन दरअसल कोई उसी एक विंडो के अंदर कोई 25-30 और विंडोज होती हैं। तो जो ख़ास तौर पर फिर मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो सियासी हालात हैं, कानून की हुक्मरानी के हवाले से बड़े सवालात हैं, तो क्या ऐसे माहौल में कोई भी गैर मुल्की सरमाकार अपना पैसा लगाना चाहेगा पाकिस्तान में? देखिए, अगर आप प्योर बिजनेस या इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बेस से बात करें तो पाकिस्तान बिल्कुल वायबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने जो भी टैक्स रेट्स बनाए हैं, ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। आप देखें 45% पे जो है वो बिजनेस का टैक्स लेके गए हैं, 40% पे जो है आप सैलरी क्लास का टैक्स लेके चले गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमेशा से पाकिस्तान जैसे मालिक का जो एक सेलिंग पॉइंट होता है कि हमारे पास बड़ी अच्छी एचआर अवेलेबल है। पाकिस्तान की जो अच्छी एचआर है वो इस वक्त मास एक्सोडस की फेज में है। वो तेजी से जो है, जो हमारा एक तो हमारे पास बड़ी थिन जो है वो एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लास है, लेकिन वो बहुत तेजी से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर बात यह है कि अगर फॉरेन सरमायाकार बरबनी आ भी गए तो उनको बंदे कहाँ से सही मिलेंगे पाकिस्तान में हायर करने के लिए? पाकिस्तान का जो टॉप टैलेंट है वो तो तेजी से मुल्क छोड़ के वापस जा रहा है। उसके बाद आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे वो टैक्स के फॉर्म में हो बाकी मामलों में हो, वो एक्सट्रीमली हाई है। आपके टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन 45% आपका बिजनेस का टैक्स है। उसके बाद तकरीबन 15% जो है, 18% आपका जीएसटी है। फिर आपके इम्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों के मामला अलग है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर अगर आपको इंडस्ट्री लगाने जाते भी हैं तो आपका रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रियल मशीनरी है वो इम्पोर्ट होती है, तो उसकी जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन अपनी ज़्यादा है। इसके अलावा डिविडेंड पेमेंट्स के अपने अपने अलग मामला हैं। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप इसको फीजिबिलिटी तो पाकिस्तान में बनाना बिजनेस की लोकल बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल है। तो फॉरेन बिजनेसमैन को तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि लोकल बिजनेसमैन को तो जिन्हें पाक रुपये में फीजिबिलिटी बनानी होती है। जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है उसने तमाम मुश्किलात के बावजूद जो है फिर उसके बाद डॉलर की डेप्रिसिएशन का रिस्क भी लेना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तो आप देखेंगे पाकिस्तान में लोकल इन्वेस्टर भी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना इन हालात में तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट की अगेन कोई प्रायोरिटी भी नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, या कोई मामला को आसान किया जाए कि लोग जो है यहाँ पे लाके इन्वेस्ट कर सकें। इस वक्त तो सिर्फ जो टोटल जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी तरह आईएमएफ की कंडीशन पूरी की जाए, उसकी जितना टैक्स आप थोप सकते हैं अवाम के ऊपर थोपें, और जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनकी जेब से मजीद पैसे निकलवा सके। इसके अलावा कोई माइंडसेट नहीं है। तो अब उस ऐसी सूरत हाल में अगर जो हमने जो जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, आपके एसओईस के जो मामला हैं उसकी बात है। अभी अगेन कहा जा रहा है कि एक साल में काफी सारे स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। ये वो सब चीजें हैं जो अभी हमने एक और आईएमएफ प्रोग्राम में एग्री की हैं, और हम हर आईएमएफ प्रोग्राम में, चूंकि हमारा 24वां आईएमएफ प्रोग्राम है, हम हर आईएमएफ प्रोग्राम में ये इसको अग्री करते हैं। अच्छा, आईएमएफ का भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क के हालात जो है ना, उनके भी अपने पॉलिटिकल मोटिवेशन होते हैं। उनका भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क स्ट्रक्चरली तौर पर जो है ना अपने पैरों पर खड़ा हो या ठीक हो। तो वो भी जाहिर है कि थोड़े बहुत ऊपर जबानी जमा खर्च करके पैसे दे देते हैं, और बाकी फिर जो है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और फिर जो है कश्ती जो है घसीट घसीट के मुल्क जो है अगले 2-3 साल तक चलता रहता है। इसका तरीकेकार ये है कि हमारे पास आज हम जो नया आईएमएफ का प्रोग्राम हम साइन करने जा रहे हैं, तो अगले 3 साल के हमारे हिकमत अमली होनी चाहिए कि ऐसे क्या इकदाम हम उठाएंगे कि अगले 3 साल बाद हमें आईएमएफ के अगले प्रोग्राम में ना जाना पड़े। ये वो हिकमत अमली, मनसूबा साजी है, प्लानिंग है, जो भी हमारे पास मुकम्मल तौर पर मफकूद है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि 3 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, या हमारे पास हम किस तरह आईएमएफ से निकलेंगे। जब तक हम एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारे आईएमएफ के इस विशियस साइकिल से निकलने का कोई चांस नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आईएमएफ से तो सिर्फ उसी सूरत में निकलेगा जब वो बुनियादी चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो एफबीआर है, हमारे टैक्स रेट्स हैं, चाहे हमारी फैसला साजी है, वो दुरुस्त नहीं होगी, वो नए तकाज़ों के साथ हम आहंग नहीं होगी। और जब तक ये मंसूबाबंदी टेक्नोक्रेट्स प्रोफेशनल्स के हवाले नहीं की जाएगी, जैसे कि आप जहाँ पे हैं ओमान में या मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदीया में, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बताते भी रहते हैं कि वहाँ पे इस ये तमाम काम गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के हवाले किया हुआ है, और उस पर मनसूबाबंदी भी फिर जूं की तूं होती है, उसमें कोई सेक्रेटरी कोई बाबू उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। और बड़ा ज़रूरी है इसके लिए सियासी इरादा मौजूद हो, जो अशराफिया है इस
मुल्क की, चाहे वो मिलिट्री है चाहे सिविल है, वो इस अमर का इदराक करें कि जब तक वो स्टेप बैक नहीं करेंगे बिजनेस से, और जब तक प्रोफेशनल्स के हवाले नहीं करेंगे हमारा कारोबार और मनसूबाबंदी, उस वक्त तक पाकिस्तान में सरमाकारी, जैसे आपने ये भी कहा कि बड़ी ज़बरदस्त ये बात है कि मकामी सरमाकार तो जाके फिलीपीन और बांग्लादेश में अपनी सरमाकारी कर रहे हैं, तो आप बैरूनी ममालिक से सरमाकार को कैसे लेके आएंगे? बड़ा ज़रूरी है उसके लिए कि कारोबार की माहौल जो है, कंडीशन जो है वो साजगार हों। वो कब होती हैं? अल्लाह करे कि जल्द हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान।